हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज के जो सेशन है हमारा, विद दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू कंप्यूटर क्लासेस। ओके, जो हम जिसमें कुछ एडवांस एंड न्यू कंसेप्ट जो हैं, जो हमारे पिछले एग्जाम्स में हम लोगों ने देखे हैं, उस पर हम लोग जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो हम लोग कवर करेंगे अपने प्रीवियस सिलेबस के साथ। एक चीज़, दिस डजंट मीन कि जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब बेकार है, हमें वो पढ़ना नहीं है या हमें रिवाइज़ नहीं करना है। हमें वही पढ़ना है, वही हमारा सिलेबस है, वही हमें रिवाइज़ करना है। बस कुछ फ्यू कंसेप्ट्स हमें ऐड कर देने हैं अपनी लर्निंग के साथ। ठीक है, जो पुराना पढ़ा है वो रखना ही है और कुछ नए कंसेप्ट्स जो हैं मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। अब आप लोगों को याद होगा कि आज सुबह ही मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज आप लोगों के लिए अपलोड किया था कि आप लोग आज जो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आपके सिलेबस में है। दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट JKSSP एग्जाम्स। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आप लोगों के सिलेबस में है। कहीं जगह फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है ना। इस तरह का जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में है, जो हम कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वाले कंसेप्ट्स आप लोग एक बार आज रिवाइज कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आप लोगों के लिए इजी होगा, आसान होगा कि अब जो इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स मैं आपको करवाने वाली हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि आज ही आप लोगों ने रिवाइज किया होगा तो जो हम आगे इससे रिलेटेड पढ़ेंगे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, पिछला भूल गया होगा तो आगे का कैसे समझेंगे, है ना। मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि आप लोग ये रिवाइज़ कर लीजिए एंड रियली होप आप लोगों ने ये रिवाइज़ कर भी लिया होगा। एक और चीज़ जो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपको पता है कि ये वाले कंसेप्ट्स मैंने आपके साथ अभी एक डिस्कशन वीडियो कल या परसों मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं टॉपिक्स। शॉर्ट लिस्ट के बेसिस पे किए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में जिन जिन टॉपिक्स पे हमें कोई स्टेटमेंट देखने को मिली है या क्वेश्चन देखने को मिला है, या किसी क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट पर, कोई टर्मिनोलॉजी पर जो क्वेश्चन था वो देखने को मिला। अकॉर्डिंगली मैंने ये टॉपिक्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं। एंड बिलीव मी, जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आप लोग ये रियलाइज़ करोगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी पर ये बेस्ड है और कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नहीं जानती हूँ कि जो अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उनमें भी इस लेवल के क्वेश्चंस या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे या नहीं। ठीक है, ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन आई रियली होप कि ऐसा ना किया जाए। हार्ड क्वेश्चंस हो, मुश्किल क्वेश्चंस हो, पर इतना नहीं कि पूरा का पूरा मतलब एक सब्जेक्ट का सेट ही मुश्किल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट फिर भी जब हम देख चुके हैं कि इस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब जो कंसेप्ट्स मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक जो हमने पढ़ा है हम पढ़ चुके हैं, देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट, ये हम पढ़ चुके हैं। मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगी। आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ न्यू कंसेप्ट्स हैं जो तुम लोगों को कवर करवाऊंगी, अभी हम लोग देखेंगे। ओके, एंड एक और चीज़, तुम्हें पता है जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, हायर लेवल एजुकेशन के लिए हम जाते हैं, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक पूरा सब्जेक्ट है। इस पर एक पूरी बुक होती है जो साल भर में या 6 महीने में स्टूडेंट्स कवर करते हैं। एंड उधर से ही आपको ये क्वेश्चन जो है, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे वैसे जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से, है ना। तो ये स्टूडेंट्स कवर करते हैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट, जिस पे एक पूरी 1900 पेजेस की बुक जो है वो आती है। बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड यू कि मैं कवर करवाऊँ और आप लोग कवर कर पाएँ, हर किसी के लिए नहीं पॉसिबल है। तो मैंने कुछ टॉपिक शॉर्टलिस्ट किए हैं जो एग्ज़ाम्स में आए थे। ठीक है, तो उसी पे मैं आप लोगों को करवाऊँगी। तो अब टाइम नहीं लगाते और आगे सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस होल विल टेक 2 to 3 लेक्चर्स, मैं आप लोगों को कवर करवा दूँगी ये वाले कंसेप्ट्स। ठीक है, और इसमें एक और चीज़, चलो ठीक है आज कवर करते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। चलो, तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं ये आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो वी आर स्टार्टिंग विद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से। क्या होता है ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन? अब मुझे बताओ, आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन किया है सबसे शुरुआत में ही, बेसिक
कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर क्या क्या है। जैसे हम इनपुट यूनिट पढ़ते हैं, हम प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ते हैं, मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं, आउटपुट यूनिट पढ़ते हैं, इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं हम ये पढ़ते हैं। ये सब आपस में एक साथ कैसे ऑपरेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, हम ये पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं ना हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर के क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं, क्या बेसिक यूनिट है। तो वही जो कंसेप्ट है दैट इज़ एक्चुअली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये आप पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हार्डवेयर डिटेल्स जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है उससे डील करता है ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या कहता है, ये डिफाइन करता है कि जो हार्डवेयर है, जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, वो आपस में कैसे कनेक्ट होके कैसे ऑपरेट करता है। बेसिकली हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, कैसे कंप्यूटर काम करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ, उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है इनपुट यूनिट होता है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस इनपुट देने के काम आते हैं, है ना। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम होता है, डेटा फैच करके प्रोसेस करने का काम होता है। मेमोरी यूनिट होता है डेटा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए। आउटपुट यूनिट होता है रिजल्ट देने के लिए। तो ये सब आपस में कैसे काम करते हैं, ये सब जो डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस जो हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं, वो सब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये होता है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हम पढ़ चुके हैं सारा, उसके बाद आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर से हम लोग को क्या ध्यान में आता है, डिज़ाइन, है ना। तो ये किसके ऊपर काम करता है, ये बताता है कि डिज़ाइन क्या है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब हम लोग बेसिक कंपोनेंट्स या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि हमने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, ध्यान है। हम MCQs में भी करते हैं, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर करते हैं। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं, याद है तुम लोगों को, ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं, जिसमें आता है इनपुट यूनिट जो कंप्यूटर की बेसिक डायग्राम होती है, ब्लॉक डायग्राम होती है। फिर आपका आउटपुट यूनिट, उसकी मेमोरी, फिर आपका प्रोसेसिंग यूनिट, फिर मेमोरी, और इनके बीच में डेटा फ्लो करता है। इस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं आपका ब्लॉक डायग्राम। सो ये जो ब्लॉक डायग्राम है, जो बेसिक आर्किटेक्चर है, ये क्या है, ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ही तो है। ऑर्गेनाइजेशन किस में डील करता है, जो स्ट्रक्चर पे, द फिजिकल पार्ट, द हार्डवेयर जो आपस में कनेक्ट होकर कैसे काम करते हैं। आर्किटेक्चर किस पे डील करता है, डिज़ाइनिंग पे, कि जो डिज़ाइन हुआ है ओवरऑल वो क्या डिज़ाइन है, ठीक है जी, ये उस पे काम करता है। और उसके बीच में डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में डेटा फ्लो कैसे करता है, उसकी ओवरऑल डिज़ाइनिंग को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। और ये क्या बताता है कि कंप्यूटर क्या काम करता है, ये जो आपस में डिवाइसेस हमने मतलब कनेक्ट किए हैं, इनकी जो ओवरऑल डिज़ाइनिंग है क्या काम करती है, वो बताता है आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो यहाँ देखो सिंपली मैंने आप लोगों के लिए आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, डिज़ाइन प्लान, कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए कि वो क्या काम करेगा, हम ये डिफ़ाइन कर सकें। जैसे आप घर बनाते हो तो उसका एक मैप बनाते हो, अपनी बिल्डिंग का एक मैप बनाते हो, आप लोग अपना हाउस मैप जो बनाते हो, दैट इज़ व्हाट द आर्किटेक्चर, वो आपके घर का पूरा आर्किटेक्चर दिखाता है। बस उसी को हम लोग कंप्यूटर का जो डिज़ाइन होगा वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ जाते हैं बहुत सारे आर्किटेक्चर्स, ठीक है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं जो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, जो हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, जिसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं, प्रिंसटन मॉडल कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, याद है ना, सबको रिवाइज किया है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर होते हैं जो आज मैं आप लोगों को डिस्कस करवा दूंगी। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मेन 2 टाइप्स आप लोगों को करवा रही हूँ यहाँ पर। एक तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो हमें पता ही है, दूसरा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हालांकि ये कंसेप्ट अगर आप लोग SI के बैच में हो ना, तो ये वाले कंसेप्ट मैंने SI के बैच में करवाए हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, CPU एंड प्रोसेसिंग, उनके सिलेबस में, तो उनको तो ये चीज़ें मैंने करवा रखी है पहले ही, ठीक है ना। तो आर्किटेक्चर 2 तरह के, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। अब इसको हम लोग को पता तो है हमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे किस हिसाब से कि हार्वर्ड और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है, और हमारे आसपास जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा आर्किटेक्चर, कौन सा डिज़ाइन यूज़ हुआ है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वॉन न्यूमैन पे। सिंगल मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, सेपरेट मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? तो चलिए समझते हैं।
सबसे पहले आते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे। ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ ख़राब हो गया है ना, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये इमेज थोड़ा सा ख़राब हो गया है यहाँ पर। तो ये आपका प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाता है, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, देन योर मेमोरी यूनिट, दिस इज़ योर इनपुट यूनिट एंड हियर इज़ द आउटपुट यूनिट। इसी तरीके से होता है आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसको हम लोग बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये है आपकी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो आपके आज के टाइम पे डिजिटल कंप्यूटर्स है ना, मेजरली द माइक्रो कंप्यूटर्स यू आर यूजिंग, जो आपके लैपटॉप्स हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं एक्सेट्रा, उनमें जो आर्किटेक्चर यूज़ होता है इसको हम ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। एंड जो मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ होता है वही ये आर्किटेक्चर है। उस आर्किटेक्चर को हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लैपटॉप की एग्जाम्पल ले लो ना, उसमें इनपुट के लिए आपके पास टच स्क्रीन होता है, कीबोर्ड होता है ना, देन देयर इज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर तो होता ही है, मेमोरी है वहाँ पर, आउटपुट के लिए आपके पास स्क्रीन है ना, आउटपुट यूनिट्स और स्पीकर्स, एवरीथिंग इज़ देयर। तो वो जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ दिस आर्किटेक्चर, है ना। और ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये किस पर बेस्ड है, आपको पूछा जा सकता है। ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर बेस्ड है, पढ़ाया भी होगा मैंने आप लोगों को। दिस आर्किटेक्चर इज़ बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट? इसका मतलब है कि ये वाला जो आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर में डेटा और जो प्रोग्राम है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम तो तुम समझते हो ना, इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या काम करना है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस सेम मेमोरी शेयर करते हैं, इसीलिए हम उसको स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाला बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, प्रोग्राम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डेटा स्टोर इन द सेम मेमोरी, ये सेम मेमोरी शेयर करते हैं। एंड दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। सेम मेमोरी शेयर करता है, एक ही मेमोरी में डेटा भी होता है और प्रोग्राम भी होता है। मतलब CPU एक ही मेमोरी से डेटा भी फेच करता है और इंस्ट्रक्शंस भी उठाता है एक ही मेमोरी से। ओके, और ये वाला जो आर्किटेक्चर है इसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं। ये किसने दिया है आर्किटेक्चर? वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन इज़ द पर्सन, मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट थे ये फेमस। इन्होंने ये आर्किटेक्चर दिया 1945 में। आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में EDVAC के बारे में पढ़ा है ना। और ये हमने क्यों पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और हमने इसको क्यों पढ़ा, इसके बारे में, ये क्यों इतना फेमस था? बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने इसी कंप्यूटर की इन्वेंशन के साथ ही ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था, दैट प्रोग्राम्स एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। ओके, तो ये है आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। कहाँ पर यूज़ होता है? ये आपका जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स, जो स्मॉल कंप्यूटर्स आपके होते हैं, उनमें यूज़ होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। CPU वर्क स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है कि आप प्रोसेसर को डेटा उठाना है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस उठानी है और सेम मेमोरी से उठानी है, तो वो वन एट अ टाइम एक्सेस कर सकता है। ओके, जिसकी वजह से क्या है, वॉन न्यूमैन बॉटल नेक भी आ सकता है। ये स्लोअर है आर्किटेक्चर एज कम्पेयर टू द हार्वर्ड आर्किटेक्चर। क्यों? बिकॉज ऑफ द वॉन न्यूमैन बॉटल नेक। ना व्हाट डू वी मीन बाय दिस वॉन न्यूमैन बॉटल नेक? तो चलो ये कंसेप्ट भी तुम लोग को बताती हूँ। ये इसका एक, ये कह सकते हो तुम लोग कि ये इस आर्किटेक्चर का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशन है। लिमिटेशन है किसमें? स्पीड में। क्यों? क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शंस एक ही मेमोरी शेयर करते हैं, सेम सिस्टम बस शेयर करते हैं। बस का मतलब पाथ, मतलब जैसे ये आपका मेमोरी यूनिट है जिसमें डेटा भी है और इंस्ट्रक्शंस भी हैं। प्रोसेसर को डेटा और इंस्ट्रक्शन उठाने तो एक ही रास्ते के थ्रू, ठीक है, एक ही रास्ते से और एक ही मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा भी एक्सेस करेगा और इंस्ट्रक्शंस भी एक्सेस करेगा। इस रास्ते को हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। बस का कंसेप्ट तो पता है ना सबको, है ना, अ कम्युनिकेशन पाथ जिसको हम लोग बोलते हैं। एक ही रास्ते से ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस एक्सेस करेगा। जैसे तुम लोग को एग्जांपल देती हूँ, तुम्हारे घर का रास्ता है, तुम्हारे घर का रास्ता एक छोटी सी नैरो लेन है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे घर की ओर गाड़ी आनी है, कार आनी है, तो वो भी उसी रास्ते से आएगी। तुम्हारे घर की ओर बाइक आनी है तो वो भी उसी रास्ते से आएगी। अब कह लो कि बाइक्स और गाड़ियाँ एक ही नैरो लेन से आ रही हैं, तो चांसेस हैं कि स्पीड कम हो जाए,
क्योंकि गाड़ी भी उसी रास्ते से जा रही है, बाइक भी उसी रास्ते से, छोटा सा रास्ता है, स्पीड कम होने के चांसेस है ना। तो बस उसी तरीके से हम बॉटलनेक को कहते हैं कि एक ही रास्ता है, एक ही मेमोरी लोकेशन है, उधर से ही डेटा और प्रोग्राम एक्सेस होना है, जिसकी वजह से स्पीड लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, इस आर्किटेक्चर में देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी उसको मैंने लिखा भी है। इमेजिन अ सिंगल नैरो रोड, कार्स आपकी डेटा हो गई, बाइक्स आपकी इंस्ट्रक्शंस होगी, सेम रोड है तो जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो सकता है, मूवमेंट स्लो हो सकती है। तो ये जो ट्रैफिक जाम है वही है आपका वॉन न्यूमैन बॉटलनेक, ये इसका लिमिटेशन है इस आर्किटेक्चर का। लेकिन जो हमारे ये दिस इज़ अ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, और जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं बेस मेजरली और माइक्रो कंप्यूटर्स सबको पता है ना क्या होता है ना, 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स, उनमें जो आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है वो यही आर्किटेक्चर है। ओके, अब इसके अलावा एक और आर्किटेक्चर है जो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये जो लिमिटेशन है ना, किसकी लिमिटेशन, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की जो लिमिटेशन है। एक चीज़ तो और तुम्हें बतानी थी मैंने कि इस आर्किटेक्चर को हम लोग प्रिंसटन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, प्रिंसटन आर्किटेक्चर या प्रिंसटन मॉडल भी कहा जाता है इस आर्किटेक्चर को। चलो बढ़ते हैं आगे, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए आर्किटेक्चर है, लेकिन ये किस तरह के कंप्यूटर्स के लिए, माइक्रो कंट्रोलर एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। माइक्रो कंट्रोलर्स बेसिकली और एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स तो तुम लोग समझते हो ना, एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल योर माइक्रोवेव है ना, योर वॉशिंग मशीन, योर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, ये सब जो हैं ये आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, है ना। तो उनमें जो आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर। और जो ये लिमिटेशन है ना जॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, कि सेम मेमोरी जो है एक ही बस से आपका प्रोसेसर जो है वो एक्सेस, एक ही रास्ता होगा और एक ही मेमोरी होगी जहाँ से डेटा और प्रोग्राम्स जो हैं वो फेच किए जाएंगे, है ना, एक ही जगह ये लोकेटेड होंगे। लेकिन ये तो हो गया न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर क्या है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में देयर इज़ अ सेपरेट मेमोरी यूनिट फॉर डेटा एंड सेपरेट मेमोरी यूनिट फॉर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ओके, एंड इसको फेच करने का रास्ता भी अलग है, मतलब डिफरेंट सिस्टम बसेज आर देयर टू फेच द डेटा फ्रॉम देयर। डिफरेंट रास्ता, अलग अलग रास्ता और अलग अलग मेमोरी यूनिट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, हुज डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वेयर आर देयर सेपरेट स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। अब देखो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। हमें पता है कि CPU डेटा कहाँ से फेच करता है, ज़रा इसको थोड़ा सा इरेज करें। CPU डेटा कहाँ से फेच करता है, CPU हमारा डेटा जो है वो फेच करता है हमारी मेन मेमोरी में से, है ना। अब मेन मेमोरी के भी दो हिस्से होते हैं, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम में हमें पता है, रैम में क्या होता है, डेटा। ठीक है, रैम में क्या स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है डेटा जिस पर आप करंटली काम कर रहे हो। रोम में क्या स्टोर होता है, रोम में स्टोर होते हैं प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस जो सिस्टम को बताते हैं कैसे काम करना है। रोम होती है परमानेंट, रैम होती है टेम्परेरी, है ना। और बस वही चीज़ है कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में रैम और रोम जो है ये अलग अलग से एज इन कि प्रोग्राम सारे हमारे रोम में हैं, इसीलिए हम रोम को प्रोग्राम मेमोरी भी कहते हैं। और रैम में आपका डेटा होगा, और रैम को डेटा मेमोरी भी कहा जाता है। लिख दो यहाँ पर, रैम को डेटा मेमोरी एंड रोम को प्रोग्राम मेमोरी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि रोम में तो प्रोग्राम्स होते हैं, परमानेंटली होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सिस्टम को बताती हैं कैसे काम करना है, ये तो हमें पता है ना, कंसेप्ट हमने पढ़े हैं। और रैम में क्या होता है, डेटा होता है टेम्परेरी जिस पे आप काम कर रहे हो, तब तक रहता है जब तक आप काम कर रहे हो, सिस्टम आपका वर्किंग है, ये तो पता है। तो इसको हम डेटा मेमोरी कहते हैं और इसके लिए अलग अलग मेमोरी यूनिट्स होते हैं। ये है आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर। और इस तरह का आर्किटेक्चर जहाँ पे अलग अलग मेमोरी यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वो कहाँ पर होते हैं, आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स में। ओके, तो ये आपके दो बेसिक आर्किटेक्चर हो गए। यहाँ पे ये डायग्राम की हेल्प से देख लो ज़रा। ऊपर वाला जो है ये आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, दिस वन। ठीक है, इसी मेमोरी में आपका प्रोग्राम भी है और डेटा भी है, एक ही सेम मेमोरी में।
एंड एक ही सिस्टम बस है. दिस इज़ एड्रेस बस, डेटा बस. ये एड्रेस बस क्या है, डेटा बस क्या है, सिस्टम बस क्या है, आई होप यू नो इट. इफ़ नॉट तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है जी. तो एक ही पाथ है यहाँ पर. और जबकि हम लोग बात करते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर देखो अलग अलग पाथ हैं हमारे पास. प्रोग्राम मेमोरी अलग है, डेटा मेमोरी अलग है. तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर की डायग्राम है और ऊपर वाली आपकी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की डायग्राम है. समझ गए आर्किटेक्चर्स के बीच में डिफरेंस. अब क्योंकि मैं बार बार बात कर रही हूँ बस, डेटा बस, एड्रेस बस, सिस्टम बस, तो ये भी तुम लोग देख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लेना. ठीक है. एक और चीज़ तुम लोग को बताती हूँ कि ये जो नोट्स हैं और ये जो क्लासेस हैं, आपके जो भी बैचेस हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैचेस में हैं ना, वेदर दे आर इन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बैच, सिर्फ इंग्लिश कंप्यूटर के बैच में है, या फिर दे आर इन एनी बैच, एसआई के बैच में हो, एनटी के बैच में हो, फाउंडेशन बैच में हो आप लोग, तो वहीं पर आपको ये क्लासेस जो हैं प्रोवाइड कर दी जाएंगी. ये नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे. यू डोंट नीड टू बाय एनी न्यू कोर्स जो ऑलरेडी बैच में है. ठीक है. जो लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस. यहाँ वहीं पे आपको नोट्स वगैरह एंड क्लासेस जो हैं वो अवेल करूँगी ये वाली. ठीक है. चलो, तो बस का कंसेप्ट हमने पढ़ा, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. ऑल्दो हमें पता हुआ है ये कंसेप्ट, फिर भी पढ़ लेते हैं. सिस्टम बस क्या होते हैं? सिस्टम बस होती है कम्युनिकेशन सिस्टम, एक कम्युनिकेशन पाथ टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स. अब जो बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़े कंप्यूटर के, कि इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट, इनके बीच में डेटा कैसे फ्लो करेगा, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच डेटा कैसे ट्रांसफ़र करेगा, उसके लिए कोई रास्ता तो चाहिए ना. तो वो रास्ता क्या है? सिस्टम बस. स्कूल से घर जाना है, घर से स्कूल आना है, तो कोई रास्ता तो फॉलो करेंगे ना हम लोग. तो वो जो रास्ता है दैट इज़ द बस, जिसको हम सिस्टम बस भी बोलते हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स. अब ये अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह की बस अलग अलग काम करती है. एक होता है डेटा बस, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है कंट्रोल बस. तो चलो इसको समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं डेटा बस की. डेटा बस से बस याद रखना है, ये वाला रास्ते से क्या होता है? डेटा कैरी करता है, डेटा फ्लो करता है यहाँ से वहाँ. ठीक है. डेटा और इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाला जो रास्ता है वो डेटा बस है. ठीक है. ये बाई डायरेक्शनल होता है. बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि आपका प्रोसेसर और कोई भी जो लेट्स से यूनिट है, रिसोर्स है, लेट्स से मेमोरी है, वहाँ से डेटा जा भी सकता है, आ भी सकता है. टू वे डेटा फ्लो करता है, बाई डायरेक्शनल होता है. जैसे तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ. लेट्स डिलीवरी ट्रक कैरिंग गुड्स. ठीक है. एक डिलीवरी ट्रक है जिसने सामान उठाया हुआ है. वो सामान क्या है? वो आपका डेटा है, जो वो यहाँ से वहाँ क्या करेगा? कैरी करके पहुँचाएगा. उसको हम लोग डेटा बस कहते हैं. फिर आता है एड्रेस बस. एड्रेस बस क्या स्पेसिफाई करती है? एड्रेस, मेमोरी, लोकेशन. अब ये जो डिलीवरी ट्रक है, इसको एड्रेस भी तो बताना पड़ेगा ना, कौन से एड्रेस पे जाना है, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे जाना है. तो वो कौन स्पेसिफाई करता है? वो स्पेसिफाई करता है आपका एड्रेस बस. एंड एड्रेस बस इज़ यूनी डायरेक्शनल. ठीक है. used by the CPU to specify the address of the memory location or input output device where data is to be read from or written to. फिर आता है कंट्रोल बस. अब क्या है? कंट्रोल बस इज़ लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम. वॉट इज़ इट? इट इज़ लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम. जैसे आप ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम, या तुम लगा लो ट्रैफिक पुलिस. जैसे तुम्हारी रोड पे ट्रैफिक पुलिस काम करती है ना. ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है? जब जो भी डेटा है वो इंश्योर करती है कि जो भी रोड पे मूवमेंट हो रही है वो प्रॉपर मूवमेंट हो, कहीं भी डेटा स्टक ना कर जाए, जाम ना लग जाए, गाड़ियाँ ना रुक जाएं, ये मेक श्योर करती है. तो बस ये जो कंट्रोल बस होती है, ये कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करती है. बेसिकली ये इंश्योर करता है कि सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सिंक में काम करें, प्रॉपरली डेटा जो है वो फ्लो करे थ्रू अ बस और थ्रू अ पाथ. उसको हम लोग कहते हैं क्या? कंट्रोल बस. इट कैरीज कंट्रोल सिग्नल. जैसे कि आपका ट्रैफिक पुलिस होता है जो मूवमेंट कंट्रोल करता है ऑन अ रोड, बस वही काम होता है कंट्रोल बस का. तो ये 3 तरह की बसेस होती हैं. समझ गए. अब इसी से एक और टर्मिनोलॉजी आती है, बस आर्बिट्रेशन. ये क्या होता है भाई? बस आर्बिट्रेशन. कई बार क्या होता है कि मल्टीपल डिवाइस रिक्वेस्ट होती है टू अ बस ऑन अ सिस्टम बस. अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना. तो एक सिस्टम बस पे बहुत मल्टीपल डिवाइसेस की रिक्वेस्ट होती है एक्सेसिंग के लिए. बहुत सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट आर देयर, या मल्टीपल डिवाइसेस आर ट्राइंग टू एक्सेस द पाथ, ये कह सकते हो. या फिर कह सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ एक ही रास्ते पर चलना चाहती हैं, या फिर
उसके लिए क्या होता है, बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ना उसको रिजॉल्व करता है। अब तुमको इधर भी ये रोड वाली एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक राउंड अबाउट होता है या फिर लगा लो एक चौक आ जाता है जहाँ पर इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, चौराहा जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। अब ये वाली गाड़ियों को इस तरफ जाना है, इस साइड की गाड़ियों को इस तरफ जाना है, इधर को इधर जाना है, किसी को लेफ़्ट जाना है, किसी को राइट जाना है। तो अभी क्या चौराहे पे आकर ये सब गाड़ियाँ तो आपस में टकराने लगेंगी, लेकिन वहाँ हमारे पास क्या होता है, ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है ना, ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है। एक साइड की गाड़ी को रेड सिग्नल दे दिया जाता है ताकि वो वहीं रुक जाएं, एक साइड की गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है कि भाई तुम निकल जाओ इस वक्त, एक साइड की गाड़ियों को येलो सिग्नल दे दिया जाता है कि बस तुम रेडी रहो, तुम्हारी टर्न आने वाली है निकलने को, क्योंकि रास्ता तो एक ही है ना, रास्ता तो यही है, यहीं से सबको निकलना है। तो ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम क्या करता है, इस ट्रैफिक को मैनेज करने में काम आ जाता है, क्योंकि मल्टीपल साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो बिल्कुल वैसे ही होता है जब मल्टीपल डिवाइसेस एक्सेस करने की कोशिश करते हैं सिस्टम बस को, तो उस वक्त जो कन्फ्लिक्ट आ जाता है उसको रिजॉल्व करने के मेथड को हम लोग बस आर्बिट्रेशन कहते हैं। समझ गए? तो ये हो गया आपका सिस्टम बस का कंसेप्ट। तो क्या क्या समझ लिया हमने, एक बार देखो ज़रा। हम लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा भी है सारा, ये समझ लिया। आर्किटेक्चर कौन कौन से होते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद आर्किटेक्चर से रिलेटेड तुम लोगों को बस भी मैंने बता दिया और उसके टाइप्स भी बता दिए क्या क्या हैं, ठीक है। अब आते हैं सम अदर की कंसेप्ट्स पे, क्योंकि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर करते हैं और इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक देयर आर कंसेप्ट जिस पर आप लोगों ने देखा होगा आपको क्वेश्चंस आए थे, जैसे एड्रेसिंग मोड्स था, है ना, इंटरप्ट पे क्वेश्चन था, पाइपलाइनिंग पे आपको पूछा गया था क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है ये इमीडिएट एड्रेसिंग क्या है, ये एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, मेमोरी हायरार्की का इनसे क्या लेना देना है, डेटा हैज़र्ड्स क्या है, ये पाइपलाइनिंग क्या है, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज पेपर में डाल दी, हमें तो पता ही नहीं था, ना ही आप लोगों को पढ़ाई गई थी। तो बस इसीलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं करवा देती हूँ। तो देयर आर सम की कंसेप्ट्स रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। सबसे पहले आता है आईएसए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, समझता है और एग्जीक्यूट करता है ना। तो उसी आर्किटेक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस के आर्किटेक्चर को समझ लो, वो कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को। क्या मतलब है, सेट ऑफ कमांड्स दैट सीपीयू अंडरस्टैंड्स एंड एग्जीक्यूट, उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। उसके आर्किटेक्चर को इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या है कि जो भी प्रोग्राम्स हाई लेवल में लिखे जाते हैं हमें पता है वो कन्वर्ट होते हैं इन लो लेवल यानी कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। उसके बाद उसको आपका सिस्टम जो है वो फेच करता, उसको अंडरस्टैंड करके और उसको एग्जीक्यूट करता है। यही होता है, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट होती हैं और सिस्टम प्रोसेस करता है, इसी को डिफाइन करता है ये आईएसए, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। जैसे कि ये वाला इंस्ट्रक्शन ले लो, ADD ऐड इंस्ट्रक्शन क्या बताती है सिस्टम को कि नंबर्स को ऐड करना है। SUB इंस्ट्रक्शन क्या बताती है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स से स्टोर क्या बताती है, डेटा को मेमोरी में सेव करना है। लोड, डेटा को मेमोरी में लेके जाना है। मतलब ये अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल तुम लोग को बता रही हूँ। जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम को बताती हैं कि क्या काम करना है, उसी के सेट को, उसी के आर्किटेक्चर को इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं। अच्छा, पहले तुम लोग को ये बता देती हूँ, तुमने पढ़ा भी है वैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है मैं रिलेट करके बता रही हूँ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के साथ। तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल आर्किटेक्चर से कैसे रिलेटेड है, ये जो साइकिल है ना एक्चुअली में यही बताता है कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका जो आर्किटेक्चर है ये कैसे काम करता है, क्या स्टेप्स फॉलो करता है, उसी को डिफाइन करता है ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है कि आपका जो प्रोसेसर है जिन स्टेप्स में काम करता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करता है उसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं ना। तो बस यही इंस्ट्रक्शन साइकिल एक्चुअली में बताता है कि आईएसए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो ये तो तुम लोग को पता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसको हम लोग फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं, या कई बुक्स में तुम देखोगे इसको एग्जीक्यूशन भी साइकिल कहते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है कि सीपीयू किन स्टेप्स को फॉलो करता है टू कंप्लीट अ टास्क। तो सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, डेटा फेच करता है फ्रॉम द मेन मेमोरी। ये तो हमें पता है, सीपीयू डेटा कहाँ से उठाता है, सेकेंडरी मेमोरी से, मेन मेमोरी से कहाँ से उठाता है, मेन मेमोरी से उठाता है ना। तो फेच डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, अब उसको डिकोड करेगा,
डिकोड करेगा मतलब उसको मशीन की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि मशीन को समझ आए ये क्या है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद जब समझ लिया कि ये इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। फिर क्या होगा, राइट बैक। राइट बैक पर भी एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछले साल शायद। राइट बैक का मतलब क्या होता है, फिर जो भी रिजल्ट्स होंगे उसको स्टोर करेगा। तो ये होते हैं, डेटा फेच होगा, मशीन समझेगी, उसको डिकोड करेगी, फिर उसको उस पर काम करेगी, प्रोसेसिंग करेगी यानी कि एग्जीक्यूशन करेगी, फिर उसको स्टोर करेगी इन द मेमोरी, डे रिजल्ट को राइट बैक करेगी। यही होता है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो हम पढ़ रहे थे ISA, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये 2 तरह के हैं। ऑल्दो ये आपको पता भी होंगे क्योंकि अभी तक मैंने इस पर आपको एब्रीविएशन करवाई थी। एब्रीविएशन एज इन मैंने आपको CISC, RISC, जिसको हम रिस्क सिस्क भी बोलते हैं आम भाषा में, इसकी मैंने आप लोगों को एब्रीविएशन करवाई थी। मैंने नहीं आपको बताया था ये क्या है क्या नहीं, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है, ये दोनों टाइप हैं। RISC फुल फॉर्म पूछी गई है, पूछी जा भी सकती है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, नाम से ही समझ लो। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए इंस्ट्रक्शंस होगी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होंगी। ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट मतलब कम और इजी टास्क करने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, उसका सेट है। तो बस वही है। RISC का मतलब थोड़ी इंस्ट्रक्शंस होंगी और सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगी इस इंस्ट्रक्शन सेट में तो फास्टर काम होगा, फास्टर एग्जीक्यूशन होगी, पाइपलाइनिंग भी इजीली मैनेज हो जाएगी। अरे ये तो नया वर्ड आ गया पाइपलाइनिंग, ये क्या है अभी समझाती हूँ, फिक्र मत करो। ठीक है, एफिशिएंट पाइपलाइनिंग, और यहाँ लिखा है लेस एफिशिएंट पाइपलाइनिंग। ये क्या है मैं तुम लोग को थोड़ा सा आगे जाके बताती हूँ, अभी समझो। RISC का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जहाँ पे कम और सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगी, ईजिली काम हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होगी। एक इंस्ट्रक्शन बहुत सारे मल्टीपल काम कर रही है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया काम को, तो उसको हम बोलेंगे CISC। एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें एक सिंपल सा काम करना है। मैंने बोला किताब पढ़ो, तो किताब पढ़ने के लिए तुम्हारे ईजी स्टेप्स क्या होंगे, तुम किताब लाओगे, खोलोगे, पढ़ना शुरू करोगे, ये आसान से स्टेप हो गए। अब मुश्किल क्या हो जाएगा, जब तुम्हें पूरी किताब ख़त्म करनी पड़ेगी, उसमें तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, हर चैप्टर अलग तरीके का है, हर टॉपिक अलग तरीके का पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया है ना। तो RISC मतलब कम और आसान स्टेप्स, CISC मतलब मुश्किल स्टेप्स और बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क करने वाले स्टेप्स। ठीक है, अलग अलग तरह के काम, इंस्ट्रक्शंस या अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, मुश्किल, तो वो हो गया CISC। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, इसकी एग्जांपल लिखी है ARM प्रोसेसर्स, CISC की एग्जांपल लिखी है x86 प्रोसेसर्स। तो ये क्या है, जो ARM प्रोसेसर्स होते हैं इनमें जो आर्किटेक्चर फॉलो होता है वो आर्किटेक्चर आपका RISC होता है इस तरह के प्रोसेसर्स में। और ये प्रोसेसर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, आपके स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एट्सेट्रा में। जो आपके स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, उनमें जो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं उनमें से एक हो सकता है ARM प्रोसेसर्स जो होते हैं। फिर आता है x86 प्रोसेसर्स, इनमें जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो CISC बेस्ड होता है, CISC बेस्ड। और ये प्रोसेसर्स किस में यूज़ होते हैं, आपके डेस्कटॉप्स में, आपके डेस्कटॉप, PC, लैपटॉप, ये सब जो होते हैं ना उसमें यूज़ होता है ये वाले प्रोसेसर्स। ठीक है, एक यहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, RISC यूजेस मैनी सिंपल इंस्ट्रक्शंस वाइल CISC यूजेस fewer but complex instructions। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तुम लोग को ये नहीं बताया कि ये एफिशिएंट पाइपलाइनिंग और लेस एफिशिएंट पाइपलाइनिंग का क्या मतलब है, ये मैं आगे बताती हूँ तुम लोगों को। उससे पहले कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ लो, डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स। और तुम लोग को ध्यान होगा पाइपलाइनिंग पे भी तुम लोग को क्वेश्चन आया था एग्जाम में, है ना, एक किसी क्वेश्चन का पार्ट था ये वाला कंसेप्ट। चलो देख लो, डेटा प्रोसेसिंग मेथड, ये भी तुम लोगों को पता है। डेटा प्रोसेसिंग मेथड का मतलब क्या होता है, डेटा किस किस तरीके से प्रोसेस होता है एक सिस्टम में। ठीक है, हाउ डेटा इज़ हैंडल्ड एंड प्रोसेस्ड इनसाइड द कंप्यूटर। एक प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग मेथड होता है सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एक टाइप पे एग्जीक्यूट होगी, स्लो एंड सिंपल। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ये भी तुम लोग को पता होगा। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, जिससे क्या होगा, बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं तो तेज़ी से होंगे ना। जहाँ तुम एक टाइम पे एक काम कर रहे हो, वहाँ तुम एक टाइम पे 10 काम करोगे तो काम जल्दी होंगे ना।
तो बस वही है पैरेलल प्रोसेसिंग। फिर आती है बैच प्रोसेसिंग, ये भी हम लोगों को पता है। सिमिलर टास्क का ग्रुप बनता है और वो एक साथ एग्जीक्यूट होता है ना। तो डेटा प्रोसेस्ड इन, उसको हम लोग कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। देन वी हैव रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब है इमीडिएट प्रोसेसिंग, नो डिले। डेटा आया साथ ही एग्जीक्यूट होया, साथ ही रिजल्ट मिल गया, इमीडिएट प्रोसेसिंग को हम रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं, है ना। उसके बाद आती है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है, समझो अब। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड एट द सेम टाइम इन डिफरेंट स्टेजेस। इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग वन इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली, सीपीयू स्टार्ट्स द नेक्स्ट वन अर्ली विच इम्प्रूव सीपीयू एफिशिएंसी। क्या होता है, समझना ज़रा पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट, कि ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है। प्रोसेसर के पास टास्क्स हैं कुछ, ये आपने प्रोसेसर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, कुछ काम दिए हैं आपने, ठीक है। अभी प्रोसेसर काम कर रहा था इसके ऊपर, ठीक है। प्रोसेसर अभी इस पे काम कर रहा था, लेकिन अभी इसको फिनिश नहीं किया, ये अभी इनकम्प्लीट ही है। प्रोसेसर जंप कर गया कहाँ पे, टास्क 2 को करने लग गया, ठीक है। अभी पहला वाला काम मतलब ख़त्म ही नहीं किया, तो उसने देखा दूसरा टास्क है, वो दूसरे टास्क पे स्विच कर गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पाइपलाइनिंग कहते हैं। ओके, अब मैंने कहा कि ये जो RISC है, इसमें पाइपलाइनिंग एफिशिएंटली मैनेज होती है और CISC में मुश्किल से होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो RISC है ना, वहाँ पे थोड़ी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो क्या होता है कि टास्क 1 है, छोटे छोटे काम है, टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, जैसे प्रोसेसर के पास छोटे छोटे टास्क है, टाइम ही नहीं लगता ज़्यादा। टास्क 1 छोटे छोटे काम होते हैं, फटाफट ख़त्म किया, टास्क 2 पे गया, टास्क 3 पे गया, तो पाइपलाइनिंग यहाँ पे ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, T1 है, T2 है, T3 है, कॉम्प्लेक्स टास्क हैं CPU के पास, और टाइम, हर टास्क को अलग टाइम लगना है। लेट्स से इसको 1 घंटा लगेगा, इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस है, हर काम अलग है, हर काम को अलग टाइम लगना है। तो प्रोसेसर अभी टास्क 1 कर रहा है और उसको कंप्लीट नहीं किया, टास्क 2 पे स्विच कर गया। अभी टास्क 1 को तो ख़त्म करने में टाइम लगना था, है ना, लेकिन उसके पास और टास्क आ गया, वो इधर स्विच कर गया, फिर इधर स्विच कर गया, जिसकी वजह से ये वाला इनकम्प्लीट ही रह गया। तो यहाँ पर ये पाइपलाइनिंग अच्छे से मैनेज नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पाइपलाइनिंग, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि एफिशिएंट पाइपलाइनिंग, लेस एफिशिएंट पाइपलाइनिंग इन सिस्क। चलो, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट तो हम लोग को समझ में आ गया कि इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग वन इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली, CPU जो है दूसरे इंस्ट्रक्शन पे काम करने पे शुरू कर देता है। अब इसकी वजह से क्या आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम लोग पाइपलाइनिंग हैज़र्ड्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैज़र्ड। अभी किसी क्वेश्चन में था भी ये, मैंने आप लोगों को जब सॉल्यूशन करवाया था तब भी मैंने आपको बताया ही था। तो पाइपलाइनिंग में क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक साथ चल रही होती हैं, है ना। CPU एक को ख़त्म किए बिना दूसरे पे चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, इस इंटरफेरेंस की वजह से हैज़र्ड आता है। इस हैज़र्ड का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम आ जाती है ना पाइपलाइनिंग की वजह से, वो होता है हैज़र्ड, और ये अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहले आता है डेटा हैज़र्ड। डेटा हैज़र्ड का मतलब क्या होता है, समझो ज़रा बात। CPU के पास, हमारे प्रोसेसर के पास टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, 3 टास्क हैं, ठीक है। अभी प्रोसेसर पहले इधर काम कर रहा था, इसको कंप्लीट नहीं किया, वो सीधा इधर चला गया। लेकिन जब वो ये वाला काम कर रहा है तो उसको समझ आया कि इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए था, मतलब T1 का जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे T2 में चाहिए था। समझो, जैसे कैसे समझाऊँ तुम लोग को, जैसे समझ लो तुम्हारा चाय बिस्किट खाने का मन है, ठीक है। तुमने क्या किया, फटाफट चाय बना ली। तुम्हें क्या चाहिए था, टी चाहिए थी एंड तुम्हें बिस्किट चाहिए था, भूख लगी है। तुमने क्या किया, बिस्किट तो खाना है, और तुमने क्या किया, फटाफट टी प्रिपेयर कर ली। जब तुमने टी प्रिपेयर कर ली, तुमने देखा घर पे तो बिस्किट ही नहीं है, चाहिए तो दोनों थे। अब जब टी प्रिपेयर कर ली, टास्क 2 हमने कर लिया, हमने देखा टास्क 2 तो हुआ ही नहीं है, अभी बिस्किट तो घर पे है ही नहीं। उसकी वजह से क्या होगा, तुम बाहर बाज़ार जाओगे या किसी को भेजोगे कि जाओ यार बिस्किट लेके आओ। जब तक वो बिस्किट लाएगा तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, क्यों, बिकॉज ऑफ द वेट। इसी तरह के वेट को हम लोग कहते हैं डेटा हैज़र्ड। समझे बात, कि जब दो काम, एक काम कंप्लीट ना किया और दूसरे पे स्विच कर जाओ, और दूसरे काम को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले वाले की ज़रूरत थी, उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं डेटा हैज़र्ड। उसके बाद आता है कंट्रोल हैज़र्ड। कंट्रोल हैज़र्ड कब आता है कि CPU को पता ही नहीं है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है,
ठीक है, टास्क है बहुत सारे CPU के पास 1 2 3, प्रोसेस 1 को ख़त्म नहीं किया उसने और वो स्विच करने लगा दूसरे पे, लेकिन उसको पता ही नहीं है दूसरा करना कौन सा है, T2 करना है या T3 करना है। उस वक्त जो प्रॉब्लम आती है उस वक्त प्रॉब्लम आती है कंट्रोल हैज़र्ड। ठीक है, प्रोसेसर डजंट नो व्हाट इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, प्रोसेसर डजंट नो, CPU does not know what next instruction to execute। ठीक है जी। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल हैज़र्ड। स्ट्रक्चर से तुम लोग याद रखो कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो कंप्यूटर की हार्डवेयर की इनअवेलेबिलिटी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है ना, उसको पाइपलाइनिंग में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल हैज़र्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 2 काम करने हैं, एक टास्क 1 है एक टास्क 2 है। ठीक है, टास्क 1 को भी मेमोरी चाहिए, सेम मेमोरी यूनिट चाहिए, टास्क 2 को भी सेम मेमोरी यूनिट चाहिए। जैसे कि एक ही बाथरूम है और 2 लोगों को चाहिए, दोनों को इमरजेंसी है। ठीक है, 2 लोगों को एक ही बाथरूम यूज़ करना है, आप दोनों एक टाइम पे तो नहीं जा सकते ना एक बाथरूम में। वेट, पहला वाला जाएगा तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा, दूसरा वाला जाएगा तो पहले को वेट करना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट ओनली, कि सेम मेमोरी यूनिट दोनों को चाहिए, या तो ये पहले ले सकते हैं या तो ये पहले लग सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, किसी ना किसी एक को वेट करना पड़ता है। तो उस वक्त आता है स्ट्रक्चर हैज़र्ड, जो हार्डवेयर कन्फ्लिक्ट की वजह से आता है। सेम रिसोर्स चाहिए होता है लेकिन किसी एक को ही मिलेगा एट ए टाइम। तो ये हैं आपके हैज़र्ड्स, डेटा हैज़र्ड, कंट्रोल हैज़र्ड, स्ट्रक्चर हैज़र्ड। ऑलराइट एवरीवन, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी एड्रेसिंग। अब तुम लोगों ने देखा होगा एग्ज़ाम में तुम लोगों को इमीडिएट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इस पर क्वेश्चंस देखने को मिले थे। देन रजिस्टर टाइप्स पे, जैसे ये ALU है, ये बाइनरी डेटा पे काम करता है वाया लॉजिक गेट्स, इस पर क्वेश्चन देखने को मिला था हमें, है ना। देन हमें रजिस्टर्स पे क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी कैसे, रजिस्टर टाइप्स पे, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने तुम लोग को पढ़ानी है, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वाले कंसेप्ट मैं तुम लोगों को कल की क्लास में करवाऊँगी। ठीक है, आज इतना ही। प्लीज़ प्लीज़ देखो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और कोशिश करूँगी आगे भी ईजी टू ईजी एग्जांपल्स के साथ। अभी भी देखो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे ये बाथरूम वाली एग्जांपल, चाय बिस्किट वाली एग्जांपल, ताकि तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आए। ऑल आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए। डेफिनेशंस तो तुम्हें किसी भी बुक पर मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन समझ आना चाहिए हम लोग को, दैट्स द पॉइंट। तो यही मेरा मतलब फोकस रहेगा कि अच्छे से तुम लोग को समझाऊँ। कुछ कहना हो, कुछ मैसेज देना हो तो तुम लोग इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना। Okay everyone, take care, all the best, bye bye।